जय श्री कृष्ण बच्चों। आज अपन ने अर्थ पढ़ा था, उसकी महत्व पढ़ी थी, प्रकृति पढ़ी थी। अब आता है प्रबंध का क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र क्या है? आधुनिक युग में प्रबंध का क्षेत्र बढ़ चुका है। उस क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, गैर व्यावसायिक क्रियात्मक क्षेत्र और नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले आता है प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है? जो एक ही क्रिया से संबंधित होता हो। इट मीन्स प्रबंध के जो क्रियात्मक क्षेत्र है वो अपनी अलग अलग क्रिया से संबंधित होता है। जैसे कि इसमें उत्पादन प्रबंध है, तो उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत सिर्फ उत्पादन से संबंधित क्रियाओं को ही लिया जाएगा। जैसे कि उसकी प्लानिंग करना, वस्तु कौन सी उत्पादित करनी है, कैसे उत्पादित करनी है, कच्चा माल कहाँ से खरीदना है, उस पर जो भी माल की जो लागतें हैं उन पर नियंत्रण कैसे रखता है, और वस्तुओं का उत्पादन करना। फिर आता है कि सामग्री प्रबंध, कहाँ से माल खरीदा जाएगा, उसका भंडारण कैसे किया जाएगा, स्टॉक नियंत्रण कैसे होगा। तो पर्टिकुलर एक विभाग जो होता है वो सिर्फ अपनी क्रियाओं से ही संबंध रखता है, वो अन्य क्रियाओं से संबंध नहीं रखता। विपणन प्रबंध है तो ये सिर्फ विक्रय से संबंधित रखेगा, मतलब इसको क्या करना है, माल को बेचना है। माल उत्पादन कहाँ हो रहा है इसको नहीं है, इसको सिर्फ इतना ही है कि माल अगर उत्पादित हो चुका है तो मेरा कार्य है माल को बेचना। विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन होता है विक्रय को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग करना। अभी जैसे फेस्टिव सीजन चल रहा था, आपने देखा होगा बहुत से छूट, ऑफर, बोनस सब मिलते हैं। तो ये क्या है? ये सब विक्रय संवर्धन की ही तकनीकें हैं, जिसके द्वारा व्यवसायी अपने बिक्री, अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। बाजार शोध, जब भी वस्तु उत्पादित की जाती है तो उत्पादन करने वाला सिर्फ उत्पादन को ध्यान में रखता है, लेकिन बाजार में किस वस्तु की मांग है इसका जो पता लगाया जाता है वो विपणन प्रबंध के द्वारा लगाया जाता है। विपणन प्रबंध ही बाजार में लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या आवश्यकता है, लोगों की क्या रुचि है, अगर वो उनके उत्पाद को पसंद कर रहे हैं या फिर उनके उत्पाद को प्रयोग कर रहे हैं तो वो उस उत्पाद में और क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं। तो ये जो कार्य किया जाता है ये विपणन प्रबंध के द्वारा किया जाता है। ये तो सिर्फ अपने से संबंधित ही कार्य करेगा, या अन्य विभागों का कार्य नहीं करेगा। वित्त प्रबंध होता है व्यवसाय में, आपको पता है जो पूंजी का प्रयोग ली जाती है, पूंजी शब्द के लिए जो प्रयोग लिया जाता है वह होता है वित्त। तो वित्त प्रबंध, वित्त विभाग जो है वो सिर्फ वित्त का प्रबंध करेगा, पूंजी का निर्धारण करेगा, उसका प्रबंध करेगा और किन किन स्रोतों से पूंजी प्राप्त की जा सकती है उन स्रोतों का पता लगाएगा। सेवी वर्गीय प्रबंध, एक संस्था में आपको पता है 2 तरह के संसाधन काम करते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन की भर्ती करनी होती है, कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता है, कर्मचारियों को रखना पड़ता है, तभी तो वो कार्य करेंगे। तो जो सेवी वर्गीय प्रबंध होता है यह कर्मचारियों से संबंधित होता है। व्यक्तियों की वह भर्ती करता है, उनका चयन करता है, उनको प्रशिक्षित करता है और फिर उनको आवश्यकता अनुसार काम कर नियुक्त करता है। कार्यालय प्रबंध, आपने देखा होगा हर एक व्यावसायिक संस्था में कहीं ना कहीं एक ऑफिस होता है, जहाँ पर आप कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो आप वहाँ से कर सकते हो, कोई सूचना देनी हो आप वहाँ से दे सकते हो। तो जो कार्यालय प्रबंध होता है, कहीं पर भी जो पत्र व्यवहार करना है या फिर कहीं सूचना देनी है, अन्य विभागों में सूचना भेजनी है, तो ये जो इसका जो प्रबंध किया जाता है वो कार्यालय प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है परिवहन प्रबंध, माल एक स्थान पर उत्पादन होता है लेकिन उसको जो उपलब्धि होती है या जो प्राप्ति होती है वह सारे देश में होती है। वो कहाँ से होती है? वह परिवहन के द्वारा ही संभव होती है। तो व्यवसाय में एक परिवहन प्रबंध अलग से होता है, परिवहन विभाग अलग से होता है, जो कि सिर्फ परिवहन का प्रबंध करता है, माल को कैसे अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है, वो भी समय पर पहुँचाना है। आयात निर्यात प्रबंध, अगर कोई संस्था बड़े स्तर पर काम कर रही है और वह वस्तु का आयात कर रही है या निर्यात कर रही है तो उसके संबंधी जो भी कार्य होती है यह विभाग ही करता है। शोध एवं विकास प्रबंध, वस्तु में नए नए परिवर्तन लाने चाहिए, यह परिवर्तन इसके लिए एक अलग से विभाग बना दिया जाता है जो व्यवसाय के विकास विस्तार के लिए कार्य करता है और अपने उत्पाद में या अपने व्यवसाय में नयापन लेकर आता है। लेखाकरण प्रबंध, ये तो आपको बताइए अकाउंट्स, क्योंकि अगर व्यवसाय कार्य करता है तो वह लाभ का पता लगाना चाहता है और लाभ का पता कब लगेगा? जब उसका क्या हो, अकाउंट्स बनाए जाए। तो एक अलग से विभाग होता है जो कि अपने व्यवसाय के सारे खातों की देखरेख करता है, खाते बनाता है ताकि लाभ हानि का पता लगाया जा सके। अब आता है गैर व्यावसायिक क्षेत्र। ये तो था एक व्यावसायिक क्षेत्र जो कि व्यवसाय की क्रिया से संबंधित होते हैं। अब गैर व्यावसायिक क्षेत्र वो होते हैं जो कि व्यवसाय क्रिया से संबंध नहीं रखते लेकिन व्यवसाय के लिए आवश्यक होते हैं। वो कौन कौन से? जनोपयोगी सेवाओं का प्रबंध, पानी, बिजली,
जो भी आपकी जनोपयोगी सेवा है उसका प्रबंध किया जाता है। वातावरण संबंधी प्रबंध, वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं, उनका पता लगाना। शिक्षा का प्रबंध, शिक्षा देना। प्रतिरक्षा प्रबंध, ये आपके जो अणु होते हैं या सेना होती है, इनका जो प्रबंध किया जाता है वह। न्याय प्रबंध, कानून, उनका कानून का ध्यान रखना, कानून जो भी आ रहे हैं नियम वगैरह उनका पता लगाना। और तकनीकी प्रबंध, जो भी तकनीकें शोध करना और नई नई तकनीकों को लेकर आना। फिर आता है प्रबंध का नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, जो कि सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध करता है, आयात निर्यात का करता है, विनियोग का, उद्यमिता, मतलब ये अपने से संबंधित का ही प्रबंध करते हैं, अन्य का प्रबंध नहीं करते। तो ये तो था आपके प्रबंध का क्षेत्र। अब आता है एक प्रश्न आता है, प्रबंध को सार्वभौमिक क्यों कहा जाता है, या फिर प्रबंध की सार्वभौमिकता। कई प्रबंध शास्त्री कहते हैं, आपने देखा होगा प्रबंध की एक विशेषता भी है, प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी जगह पर समान रूप से पाया जाने वाला। तो बहुत से प्रबंध शास्त्री प्रबंध को सार्वभौमिक मानते हैं कि चाहे व्यावसायिक संस्था हो, चाहे गैर व्यावसायिक संस्था हो, सभी प्रकार की संस्था में, चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, सभी तरह की संस्थाओं में प्रबंध पाया जाता है, इसलिए प्रबंध को सार्वभौमिक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो इसमें दो आते हैं कि एक आता है, सार्वभौमिक कहने के दो कारण हैं। एक तो प्रबंध की प्रक्रिया या कार्य, 5 कार्य बताए गए थे तुम्हारे, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय, निर्देशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 5 कार्य बताए गए थे। तो प्रबंध शास्त्री कहते हैं कि चाहे कैसे भी संस्था, उन सभी संस्था में इन 5 कार्यों को संपन्न किया जाता है, इसलिए प्रबंध सार्वभौमिक है। दूसरा इसका आता है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध शास्त्री कहते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वह भी सार्वभौमिक होते हैं। यह जो होता है प्रत्येक देश की संस्कृति या उसकी सीमा रेखा और उसके भौगोलिक आधार पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा वहाँ की जो परिस्थिति होती है, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वह सभी जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन वह वहाँ की जो स्थिति होती है परिस्थिति के अनुसार काम में लाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हर जगह पाई जाती है, सर्वत्र पाई जाती है, चाहे कैसी भी संस्था हो, चाहे वह राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, धार्मिक हो, सभी जगह पर इन कार्यों को संपन्न किया जाता है, इसलिए प्रबंध सार्वभौमिक है। फिर कहते हैं प्रबंध के जो सिद्धांत है वह भी लगभग एक साथ एक जगह पर समान रूप से पाए जाते हैं। हाँ, ये परिस्थिति के अनुसार होते हैं, परिस्थिति जन्य होते हैं, परिस्थिति के आधार पर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रबंध सार्वभौमिक है। लेकिन ये तो था इसके पक्ष में तर्क। कई प्रबंध शास्त्रियों ने इसको सार्वभौमिक नहीं माना है, उन्होंने इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश की जो संस्कृति होती है वह अलग होती है। हर एक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति के अनुसार सिद्धांतों का सर्वत्र प्रयोग होना संभव नहीं है। फिर बोला जो संगठन का उद्देश्य होता है वह भी अलग होता है। फिर आता है प्रबंधकीय दर्शन। विपक्ष में कहने वालों ने इन 3 बिंदुओं को रखा है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश की जो संस्कृति होती है वो अलग अलग होती है,
संगठन का जो उद्देश्य होता है वह भी अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि सभी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना हो, बहुत जनों का होता है सेवा करने का भी उद्देश्य होता है या अन्य और भी कई उद्देश्य होते हैं। और प्रबंधकीय दर्शन के प्रत्येक संस्था के अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि वह उन परंपराओं को छोड़कर जो सिद्धांत गए उसके अनुसार वह कार्य करे। तो विपक्ष में 3 दिए गए हैं जिसके आधार पर कहते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक नहीं है। लेकिन अगर अपन निष्कर्ष निकाले तो कहा जा सकता है कि प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध सार्वभौमिक है मगर प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक न होकर परिस्थितिजन्य है। मतलब अगर ये कहा जाए कि प्रबंध सार्वभौमिक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि प्रबंध तो चाहे कैसी भी संस्था हो, चाहे कोई सा भी देश हो, हर जगह पर पाया जाता है। जहां पर भी उत्पादन संबंधी या कोई भी व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक गतिविधि हो रही है वहां पर प्रबंध पाया जाएगा। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत या परिस्थिति जन्य होते हैं, उनका कितना लागू किया जाए ये उस संस्था पर, वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो प्रबंध के सिद्धांतों को सार्वभौमिक कह सकते हैं, प्रबंध को सार्वभौमिक कहा जा सकता है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों को सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता, उनको परिस्थितिजन्य कहा जा सकता है। ये आपका पहला चैप्टर जो है वो हुआ खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन सेकंड चैप्टर। थैंक यू।